वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर के सब्जेक्ट फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट्स, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electricity. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिंपल वर्ड्स में। और कह सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charges at rest is called electricity. अब study of charges at rest is called electrostatics and study of charges in motion is known as electrodynamics. यानी electrostatics study of charges at rest, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ये दो यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे पहले हम अगर डिस्कस करें करंट, तो करंट क्या होता है? करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपल वर्ड्स में आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सिंपली आप करंट को डिफाइन कर रहे हैं तो आप कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फार्मूला हो गया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है? I इज द इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज द चार्ज, टी इज द टाइम। यानी एक सेकंड में जितनी चार्ज फ्लो हो रही है उस अमाउंट को हम कहेंगे वो क्या है? करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया क्यू अपॉन टी, में से यूनिट निकालेंगे तो कोलम पर सेकंड। तो कोलम सेकंड इनवर्स एंड दिस इज नोन एज एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल टू कोलम डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है। अब ये जो एम्पियर है वो क्यों आया इसके करंट का यूनिट? तो हमारे पास साइंटिस्ट था फ्रेंच फिजिक्स एंड्री मेरी एम्पियर, जिसने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए यहाँ पर जो उसका यूनिट हो गया वो हो गया एम्पियर। ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, rate of flow of charges, rate of flow of electrons is called electric current, that is equal to I is equal to Q upon T. Coulomb per second is known as ampere. How we define 1 ampere? If 1 coulomb charge flows through a conductor for 1 second, then current flow through this conductor is known as 1 ampere. अगर एक कोलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकंड के लिए पास हो रही है तो हम कहेंगे उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है कितना? 1 एम्पियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 20 कोलम चार्ज passes through a conductor in 5 seconds, find the current passes through that conductor। तो I is equal to Q upon T। Q है हमारे पास 20, टाइम है हमारे पास 5, तो आंसर हो जाएगा दिस इज 4 एम्पियर। तो आप सिंपली ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपसे चार्ज पूछी जाए तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टी मल्टी डिवाइड करेगा वहां पर मल्टीप्लाई करेगा I इंटू टी। तो कोलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, दिस इज इक्वल एम्पियर इंटू सेकंड। तो कोलम बराबर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसमें से आपसे करंट पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट वो करंट है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ क्या करे? फ्लो करे। उस हम करंट को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अदर वन इज कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट इज दैट करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है। तो एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट
और दूसरा हो गया हमारे पास कन्वेंशनल करंट। अब यहां पर देखें टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट जो होगा वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। और वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले आते हैं डीसी करंट के ऊपर। तो जो डीसी है मीन्स डायरेक्ट करंट है, हम इसको कहते हैं कि करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मीन्स यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी मीन्स वन, यूनी डायरेक्शनल करंट इज नोन एज डीसी करंट, ठीक है। यानी जो करंट बैटरी में से मिलता है डायरेक्ट, हम उसको कहते हैं क्या है, डीसी करंट है। उसके बाद दूसरा जो करंट है हमारे पास वो है अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, करंट दैट reverse its direction periodically is called एसी करंट। उसको हम क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे। तो एसी करंट क्या होगा, एसी करंट इस टाइप का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हर वक्त क्या करे, एक मखसूस टाइम के बाद वो अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज करे। यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल, फिर हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में चेंज करने में जो टाइम लगेगा, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा, वो लगेगा 1/100 सेकंड। तो ये हो जाएगा 1/100 सेकंड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक वेव पूरी करने में जो टाइम लगेगा, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/50 सेकंड्स। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड के, तो 1/1/50 दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान, आप कहेंगे 50 हर्ट्ज। और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1/50 सेकंड्स के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फर्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट, तो एडवांटेज क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि एसी करंट कैन बी ट्रांसफर इट लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा एंड एसी करंट कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हम एसी करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, वन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, अदर वन इज ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपली कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी कि if 1 joule required to move a 1 coulomb charge from one point to another point, then potential difference between these 2 points is said to be 1 volt। तो सिंपली आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज होगा 1 वोल्ट होगा। तो सिंपली वोल्टेज को डिफाइन किया हमने कैसे, कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ एनर्जी required to move a 1 coulomb charge from lower potential to higher potential. Lower potential to higher potential is known as EMF, ठीक है। तो वोल्टेज और ईएमएफ में फर्क क्या है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं वो क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट charge means 1 coulomb charge from higher potential to lower potential, and EMF is the amount of energy or work done required to move a charge from lower potential to higher potential of a battery is known as EMF। तो इसका यूनिट भी जूल पर कूलम, ये हो जाएगा वोल्ट। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, इन तीनों का जो यूनिट होगा वो हमारे पास यूनिट होगा वोल्ट, तीनों का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और वोल्टेज। अब हमारे पास एक होता है एसी सर्किट, दूसरा होता है डीसी सर्किट। तो सिंपली पहले समझते हैं कि सर्किट क्या होता है।
सपोज करें आपके पास एक रेजिस्टर है, यानी कोई अप्लायंसेस है, वो आपसे यहाँ पर स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं स्विच लिख देता हूँ, यहाँ पर स्विच से कनेक्टेड है, और वो किसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी बैटरी से कनेक्टेड है। तो लाजमी सी बात है, ये करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो इसका मतलब है ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट शोज द ऑन, एंड अगर सर्किट का जो स्विच है वो ऑफ है, तो हम इसको कहेंगे कि वो क्या है, दिस इज ओपन सर्किट। तो सर्किट क्या है, अ पाथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट पास, इलेक्ट्रिक करंट पास इज नॉन एज सर्किट, यानी ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करे, गुजरे, इलेक्ट्रिक करंट क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट घूमे, इलेक्ट्रिक करंट पास हो, उस पाथ को हम कहते हैं वो क्या है, सर्किट है। तो ऐसी सर्किट क्या होगा कि इसमें अल्टरनेटिव करंट होगा एसी सर्किट में, और डीसी सर्किट क्या होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट मूव करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीसी सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ होता है दैट इज नोन एज ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ 1826 में सर जॉर्ज साइमन ओहम ने बताया था। ठीक है, सपोज करें आपके पास एक कंडक्टर है और उसमें से वोल्टेज पास हो रही है, तो उसमें से करंट भी पास होगा। तो सिंपली कह सकते हो कि वोल्टेज और करंट passes through a circuit is directly proportional to the voltage. Current passes through a conductor is directly proportional to voltage and inversely proportional to the resistance of current. ठीक है, तो सिंपली इनको डिफाइन कंबाइन करेंगे तो V अपॉन आर, प्रोपोर्शन के निशान हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, V अपॉन आर, यहाँ पर K जो कांस्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू 1, आर डिवाइड करा रेजिस्टेंस, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ओहम्स लॉ। तो सिंपली डिफाइन किया हमने कि करंट passes through a conductor is directly proportional to potential difference and inversely proportional to resistance of conductor. अब ये जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी वो क्यों होती है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, कोलियंस होगी, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली इक्वेशन थी कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर होता है एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और ये सिंबल है किसकी, ओहम की। क्यों, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओहम ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए रेजिस्टेंस का जो उसने यूनिट रखा वो रखा ओहम। तो हाउ वी डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई कि इफ 1 ओहम is the resistance of conductor and current passes through that conductor is 1 ampere, then voltage or potential difference between 2 points of the conductor, two terminals of the conductor is said to be 1 volt. उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, 1 वोल्ट के पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। तो दोनों डेफिनेशन हो गई। तो अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो सिंपली कह सकते हो, यहाँ पर आई मल्टीप्लाई करेगा, वहां पर डिवाइड करेगा, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो सिंपली कि 1 ओहम इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओहम होगी। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इसको समझ लेते हैं कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी, तो आपने पढ़ा होगा कि हर रेजिस्टेंस की एक जो पॉजिटिव एंड होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होगी और नेगेटिव नेगेटिव से होगी, इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। मींस ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड सेपरेटली विथ सोर्स और विथ बैटरी। ठीक है, तो अगर सेपरेटली कनेक्टेड है तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, क्योंकि ईच रेजिस्टर कनेक्टेड सेपरेटली विथ सोर्स और बैटरी। अब क्या होगा, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। ठीक है, यानी R1 में I1 हो जाएगा, R2 में I2 हो जाएगा। तो सिंपली आप इक्वेशन लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर।
तो I बराबर हो जाएगी V अपॉन R। तो सिंपली कह सकते हो कि टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने भी रेजिस्टर्स होंगे इनका टोटल करंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पर देखें V अपॉन आर इज इक्वल, या इसको आप V इक्वल आई इक्वलेंट कहते हैं, तो V इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ पर मैंने V हर जगह पर सेम इसलिए रखा है क्योंकि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो फार्मूला 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो अब अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स गिवन हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पर एलसीएम होगी R1 R2, तो ऊपर चला जाएगा R2 प्लस R1। ठीक है, तो सिंपली 1 अपॉन R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा किसके, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो सिंपली आप इस फार्मूले को यूज करके, जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, आप रेजिस्टर डिफाइन कर सकते हो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की स्टेटमेंट में इसे भी लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के बराबर होगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल हर रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज ये है कि आप हर एक अप्लायंसेस को, हर एक रेजिस्टर को, रेजिस्टर का मतलब अप्लायंसेस, वो बल्ब हो सकता है, वो फ्रिज हो सकती है, वो टीवी हो सकती है, आप इंडिपेंडेंटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि इसमें हर एक में क्या होगा, एक जैसा वोल्टेज पहुंचेगा। और इसका जो तीसरा एडवांटेज क्या है कि अगर एक के किसी भी एक खराबी की वजह से फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है, वर्किंग करना बंद कर दे, तो दूसरे फंक्शन करेंगे। ठीक है, अब उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज ये होगा कि हर रेजिस्टर में, हर अप्लायंसेस में हाई वोल्टेज आएगा, जो हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर हमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अप्लायंसेस लगानी हो तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हर एक को इंडिपेंडेंटली ऑन और ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है? इसका पॉजिटिव नेगेटिव मींस positive negative positive negative end to end combination of resistors is known as series combination of resistors। पहले कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि पाथ क्या है, सेम है, पाथ सेम होगा तो करंट सेम रहेगा, पाथ डिफरेंट होगा जैसे पैरेलल में पढ़ा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो V इक्वलेंट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी रेजिस्टेंस हो गया। तो V इक्वलेंट इज इक्वल I इंटू आर इक्वलेंट, V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है, IR2 प्लस IR3। तो करंट सेम है तो कट जाएगा, बाकी बचेगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में ये फार्मूला हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का फायदा क्या है कि पहला एडवांटेज ये है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ आपको अप्लायंसेस ऑपरेट करनी है, ऑन करनी है, तो उसके लिए इजी है, एक की बटन पे हो जाएगी। जैसे कि सपोज करें कि शादी वगैरह में लाइटिंग करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हर एक में करंट क्या होगा, कम होगा हर रजिस्टर में, तो इसलिए ये क्या है, सेफ है। ठीक है, ये क्या है, सेफ है, ये क्या है, इतना खतरनाक नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो इसमें हम वोल्टेज ज्यादा होने के लिए एक एक के जो है ना, एक एक अप्लायंसेस के ऊपर सेम वोल्टेज नहीं रहेगा, वोल्टेज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना चाहें तो हम इसको इंडिपेंडेंटली सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये सारे ऑन हो जाएंगे, अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो ये सारे ऑफ हो जाएंगे। यानी एक को भी ऑफ करने से सारे ऑफ हो जाएंगे, एक को ऑन करने से सारे ऑन हो जाएंगे। तीसरी बात डिसएडवांटेज ये है कि अगर इनमें से कोई खराब हो जाए तो बाकी रजिस्टर्स भी क्या हो जाएंगे, आगे वाले रजिस्टर्स उसके, सपोज करें R1 खराब हो गया तो ये रजिस्टर भी नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर वोल्टेज नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा, तो आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि कनेक्शन क्या है, पाथ क्या है, सेम है, एक ही पाथ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपने कैपेसिटर्स में
और रेजिस्टर्स में डिफरेंस कैसे याद रखना है कि कैपेसिटर्स में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में, तो उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होता है, ये ऐसा होता है। और इसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी रेजिस्टर में, तो उसका जो 1/R इक्विवेलेंट होता है वो रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। और इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है किसमें, कैपेसिटर्स में, उसका होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगी अभी हमने पढ़ी, वो उसमें बराबर हो जाएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इसे चलता जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला और रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला तकरीबन क्या है, सेम है। और इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूले के बिल्कुल क्या है, सेम है। तो कैपेसिटर के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर्स के पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के फार्मूले क्या है, आपस में अपोजिट है। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर कैपेसिटर का वीडियो नहीं देखा, तो उसकी लिंक में इसके कमेंट में डाल देता हूँ, आप वहां पर जाएं, कैपेसिटर्स को भी पढ़ें। और ये एक और इम्पॉर्टेंट आज चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, जो टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।